हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा या डिस्कशन होगा वो होगा AIB एग्ज़ाम के बारे में। सो AIB 20 जो है ऑलरेडी उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो ये काफ़ी एक क्रूशल स्टेप होता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए और ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपकी एबिलिटी को एसेस किया जाता है कि आप प्रैक्टिकली लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए केपेबल है कि नहीं है। तो बेसिकली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे चेक किया जाता है इस एग्जाम के थ्रू। सो आज के डिस्कशन के अंदर ओवरऑल हम यही समझेंगे कि इस एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर भी ना देखो कई सारे लाइक लैक्स के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में अपेयर होते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं अप्रॉक्स 60,000 70,000 समहाउ 50,000 भी कि जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओपन बुक टेस्ट है, यानी कि आप बेयर एक्ट्स लेकर जा सकते हो और उसको खोल के चेक कर सकते हो कहाँ पर चीज़ें क्या हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर में मार्क कर सकते हो। लेकिन स्टिल उसके बाद भी इतना ज़्यादा फेलियर होता है स्टूडेंट्स का, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम, और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो ओवरऑल इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा। अब अगर AIB की बात करूं, ये एक मैंडेटरी एग्जाम है जो हर पर्सन को, हर एक लॉ स्टूडेंट को देना होता है अगर वो इंडिया में लॉ को प्रैक्टिस करना चाहता है, जैसे एक एडवोकेट बनना चाहता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो या तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, आप एक कॉलेज से पास आउट हो, या अगर आप अपियरिंग में भी हैं, फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। 100 क्वेश्चंस आपसे आएंगे, आपके पास आएंगे इस पेपर के अंदर, एंड 100 क्वेश्चंस में MCQ पैटर्न में होता है, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ आपको टिक करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें वेरियस लीगल सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। लीगल सब्जेक्ट मतलब लॉ के सब्जेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन वो लॉ के कितने सब्जेक्ट्स हैं? सो टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रैंडमली होते हैं, लेकिन स्टिल कुछ कुछ एक हमारे पास आइडिया होता है कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे इतने पूछे जाएंगे। सो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करना है। अब 19 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना पॉसिबल नहीं है, सो यू हैव टू फोकस ऑन सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। वो मैं आपको बताऊंगी कि किन किन सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा सब्जेक्ट एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, 19 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कई ज्यादा लंबी लिस्ट है, सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है। एम्फेसिस आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ पर करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ जैसे लैंडमार्क केस लॉज हैं उनको, उनके ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा कुछ जैसे रिसेंट डेवलपमेंट हुई है अगर लॉ के अंदर, उन पे फोकस करना है। बेयर एक्ट्स तो इस एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज आप कई सारे रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन डेटा बेसिस के अंदर जो अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में जो चीजें अवेलेबल है, बेयर एक्ट्स में जो अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ पास्ट ईयर पेपर्स, जो पास्ट के पेपर्स हैं जो हुए हैं AIB के, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, उनको अटेम्प्ट करें एंड अपना एनालिसिस करें कि आप कितना परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करनी है आपको। इसके साथ हम मैं बता देती हूँ आपको सब्जेक्ट्स, जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर लैंड एक्विजिशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, साइबर लॉ है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, प्रोफेशनल एथिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, अब तो भारतीय न्याय साक्ष्य, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CPC हो गया, इंडियन पिनल कोड हो गया, भारतीय न्याय संहिता जिसको अब हम बोलेंगे, एविडेंस एक्ट हो गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, फैमिली लॉ हो गया, एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब इनमें से आपको किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है? तो कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। CPC, और CPC का नया वर्जन क्या है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, उससे भी 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। दोनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों के बेयर एक्ट से, पिछला मतलब CRPC से भी, BNSS से भी। CPC में से भी 10 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो टोटल हो गए अभी 30 क्वेश्चंस। IPC और भारतीय न्याय संहिता में 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। एविडेंस की बात करूं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूं तो इससे भी 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। फैमिली लॉ से भी 8 क्वेश्चंस, एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट,
प्रॉपर्टी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनसे भी 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, लेकिन अदरवाइज कुछ सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको अलग से बताए थे उनको आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, उनके बेरेट्स ले जाओ और वहां पे आप मार्क कर सकते हो, उनका थोड़ा देख के रेफर करके, क्योंकि उन सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ। अब इनसे कम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना, कौन से एरिया से क्वेश्चन आ जाए नहीं पता, वो चीजें आप कवर कर लोगे पास्ट ईयर पेपर्स से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपका प्राइमरी फोकस इन सब्जेक्ट्स पे रहना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आप पॉज करके अपना नोट डाउन कर लेना कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने बताया और कितने मार्क्स बताए किस किस सब्जेक्ट के। कहाँ से पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया, बेयर एक्ट पे फोकस करना है, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर फोकस करना है। इसके अलावा इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर जो सिलेबस है पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकते हो आप, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। आपको दिमाग लगा के स्टडी करना है कि आप जिन सब्जेक्ट से ज्यादा फेमिलियर हो, जो सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिस में ज्यादा यूज होंगे, ज्यादा प्रैक्टिकली काम आएंगे, आप उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो और उसी पे फोकस करते हुए आप अपना क्वेश्चंस देख सकते हो कि भाई इससे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे इतने क्वेश्चंस तो कवर हो गए, और इतने अगर मैंने करेक्ट कर दिए तो मेरा एग्जाम तो क्लियर ऑलरेडी हो ही गया। लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उसके अलावा और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आएंगे तो उसमें भी सही होने के चांसेस रहेंगे, तो आपके मार्क्स और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज ना लिमिटेड रखिएगा, ज्यादा जैसे होता है ना कई बार हम रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड कर देते हैं, इधर से भी पढ़ रहे हैं, उधर से भी पढ़ रहे हैं, उधर से भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कंफ्यूजन में फिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। तो रिसोर्सेज हमेशा अपने लिमिटेड रखने चाहिए, नोट्स बनाइए उन कॉन्सेप्ट्स के और अपने नोट्स को बार बार थोड़े थोड़े समय में रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया मॉक टेस्ट और रेगुलर जो क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग भी उन क्वेश्चंस को समझने लगेगा, आपको समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में, फटाफट आपकी एक स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो आप उसी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करके, काफी हेल्प करेगी आपको ये चीज। इसके अलावा जैसे मैंने चीजें बताई, जितने भी एआईबी का एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं 19 सब्जेक्ट्स में, अब जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो सब जम्बल्ड होते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन अगर सीपीसी का दिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर नेक्स्ट सीआरपीसी का हो जाएगा, फिर एविडेंस का हो जाएगा, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का हो जाएगा। इस तरीके से ना सब्जेक्ट्स में आगे पीछे जम्बल्ड तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा डाउट होता है या समझ में नहीं आता है, या आप एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पहले करना चाहते हो दूसरे के करना चाहते हो, पेंसिल एक लेके क्वेश्चन पेपर पे आप मार्क कर सकते हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है, ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है, ताकि मैं वो एक साथ करूं। ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा डाउट आ रहा है या आप एक साथ करना चाहते हो, या आपको वो नहीं आता है तो आप मार्क करके आप चेक करके फिर करना चाहते हो, तो ऐसे फटाफट करके आप पेंसिल से छोटा सा लिख भी सकते हो, ठीक है। अब लास्ट डेट कब है इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने की, तो वो है 28 अक्टूबर 2025, तो वो आपको याद रखना है, अभी अक्टूबर ही चल रहा है। एंड जो एग्जाम डेट है वो भी आ गई है 30 नवंबर, तो आपको याद रखना है कि 28 अक्टूबर से पहले पहले आप ये फॉर्म फिल कर दें। एंड होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप फेल ना हो। बहुत इजी एग्जाम है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दिमाग से जितना भी स्ट्रेस है उसको तो पहले ही निकाल दिया गया है ना, पहले ही निकाल दो अपने स्ट्रेस को। तो बहुत इजी एग्जाम है, लेकिन इतना भी हल्के में नहीं लेना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की। अब जितना भी आपने लॉ में पढ़ा है, अपने लॉ अगर आपने 3 ईयर लॉ करा है, 5 ईयर लॉ करा है, तो कुछ तो पढ़ा होगा ना, वही सारी चीजें तो आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी कैपेबिलिटी को ही चेक किया जा रहा है कि आप एक्चुअली में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आया है, सो ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप यही एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि ये कौन से सब्जेक्ट से है। सो यहाँ पर आपको इस पे काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये इस सब्जेक्ट से पूछा गया है, ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछा गया है,
उस बेसिस पे आप वही करेक्ट टेक्स्ट बुक खोल के या वही करेक्ट बेयर एक्ट खोल के आंसर को सर्च करोगे और अपना जो भी प्रोविजन या कॉन्सेप्ट पूछा गया है वहां पर जाओगे और अपना आंसर दे दोगे। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बेयर एक्ट पढ़ना ही नहीं आता, खोलना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं है, चीजें ढूंढनी नहीं आती है। तो वो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इंस्टा पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप या तो यूट्यूब के चैनल में किसी भी वीडियो में कमेंट कर दें या फिर आप इंस्टा पे हमें डीएम कर दें, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, टाइमली मिलेगा। एंड उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हैं एंड हम एक ऑडियो में या कैसे भी 1-to-1 इंटरेक्शन में आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। ओके, आप पर्सनलाइज्ड पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स थे, अगर वो भी एआईबी का पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ज़रूर शेयर कर देना ये वीडियो। शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता ही है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। That's it for now. Thank you so much for watching and hopefully आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स थे, अगर वो भी एआईबी का पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ज़रूर शेयर कर देना ये वीडियो। शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता ही है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।